सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल। तो बिना टाइम गवाए हुए हम अपने पहले कोड की तरफ चलते हैं, जो आपका लेबर लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके 4 कोड जो नए आए हैं, बट फिर भी मैं आपसे फिर एडवाइस करूंगा कि जो पुराने लॉ हैं उनको मत भूलना। हमारी वीडियोज़ उन पे आपको सारी मिलेगी, जो भी इंपॉर्टेंट उनमें इंफॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर एक बार देख के जानी है, ठीक है। तो पहला हमारा है कोड ऑन वेजेस पे, कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019। अगर मैं बात करूं कि पार्लियामेंट ने कब पास किया था, देखिए ये छोटी इन्फॉर्मेशन वैसे ही ना ही पूछे और पूछेगी भी नहीं शायद, अगर अच्छा पेपर वो बनाएंगे, बट कुछ नहीं पता। आपको पता है कि यूपीएससी काफ़ी सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछने लगी है। तो आप देख लेना कि सेकंड आपका जो अगस्त था, वहाँ पे 2 अगस्त 2019 को पास कर दिया गया था पार्लियामेंट द्वारा। और 8 जो आपका अगस्त था, 8 अगस्त को आपका ये प्रेसिडेंट ने इसको स्वीकृति दे दी थी, ठीक है, एसेंट मिल गई थी प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो 2019 का ये एक्ट है और इस एक्ट के अंदर जो है आपका जो पर्पज है वो है आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन रिलेटेड टू मिनिमम वेज एंड टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है। तो ये रेगुलेट क्या कर रहा है, स्पेशली आपका जो वेज से रिलेटेड जितने भी पर्टिकुलर पहले एक्ट थे वो सब इसमें है। और वो कौन से एक्ट है, वो यहाँ पर आपके 4 एक्ट है। इसको आप जरूर याद रखना। अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो आपका एक जो क्वेश्चन है, चारों में से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो उसमें एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है कि आपसे पूछ ले कि ये पर्टिकुलर एक्ट किस कोड में रखा गया है, ठीक है। तो यहां पर वेज से रिलेटेड देखिए, वेज की जब बात करते हैं तो मिनिमम वेज की हमने बात की, तो इसी में आपको पता है दोनों एक्ट तो आपके याद हो जाएंगे। पेमेंट ऑफ वेजेस है 1936 है, ये आपका मिनिमम वेज एक्ट है 1948 है। फिर आपको पता है कि जब भी कोई एम्प्लॉय काम करता है तो वो हमेशा वो क्या बोलते रहते हैं, इस बार तुझे बोनस मिला नहीं मिला, तो वो भी पर्टिकुलर किस चीज़ में आएगा, वो भी आपका वेज के रेस्पेक्ट में ही आएगा। भाई आपने काम किया, उसी चीज़ का तो बोनस मांग रहे हैं, आपने अच्छा काम किया तो वो एस्पेक्ट भी। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो 1965 है वो भी इसके अंदर। फिर इक्वल रिम्यूनरेशन, अगर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और वहाँ पे महिलाएं भी है, वहाँ पे आपका पुरुष भी है वहाँ पे, ठीक है, मेल और फीमेल है, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक इक्वालिटी होनी चाहिए, पे में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये आपका इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। तो ये चारों एक्ट जो है आपके कोड ऑन वेजेस में सबज्यूम्ड है, इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। पिछली बार ईपीएफओ ने नहीं पूछा कोड ऑन वेजेज या किसी भी कोड पे उन्होंने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, बट इस बार चांसेस है कि वो कोड पे जाए और इसका हम डिटेल में पूरा एनालिसिस करेंगे, इस कोड का भी, और नेक्स्ट जो आपके 3 कोड है उनका भी करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आपके कोड ऑन वेजेस पे। यहाँ पर काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पर मैं ट्राई करूंगा कि आपको इस टाइप से बताऊं। एप्लीकेबिलिटी मैंने बताया था कि 8 अगस्त को हो गया, ठीक है। इट एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो किसी भी एरिया में आप ये मत सोचना, जैसे पहले के जो एक्ट होते थे, जब तक 375 को इन्होंने क्या नहीं किया, एक तरीके से जो स्पेशल प्रोविजन था उसके अंदर उसको हटाया नहीं, तब तक उसमें क्या था, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये एक्ट क्या है, पूरे इंडिया पे एक्सटेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम कोड ऑन वेजेस पे जा रहे हैं तो पहले एक बार देख लेते हैं कि वेजेस के जो टाइप है वो क्या होते हैं। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी कि मिनिमम वेज क्या है, लिविंग वेज क्या है, इनका डिफरेंस, फेयर वेज की जब, स्टारवेशन वेज जो है, 4 टाइप है मेन, ठीक है। चारों का आप सिंपल मीनिंग समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ टेक्निकल नहीं है, बट अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप उसको देख लेना। मिनिमम की जब हम बात करते हैं तो मिनिमम वेज एक ऐसी वेज है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर वर्कर अपना जो क्या है, उसका जो बेसिक नेसेसिटी जो उसकी है, बेसिक नेसेसिटी उसकी जो जरूरतें हैं बेसिक, जैसे घर हुआ, आपका कपड़ा हुआ, जैसे आपका खाने की व्यवस्था हुई, उसके पानी की व्यवस्था हुई, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, ये चीज़ों को वो क्या कर पाए, इससे यहाँ से वो फुलफिल कर पाए। बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक, जैसे हम रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरतों को अगर कोई आदमी किसी वेज से पूरा करता है उसको बेसिक मिनिमम वेज बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सकता है इससे, बट इससे वो एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकता। फिर कंसेप्शन आता है लिविंग वेज का।
अब लिविंग वेज में क्या है भाई, बेसिक तो है ही, आपने बेसिक तो प्रोवाइड करोगे, इसके अलावा आप उसको एक ऐसा सम भी दे रहे हैं जिसमें वो अपना जो वेलफेयर से रिलेटेड होती है, ह्यूमन ग्रोथ से रिलेटेड होती है, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि हेल्थ, इन सब को भी अगर फुलफिल कर पा रहा है तो वो क्या है, आपका लिविंग वेज है। तो यहीं से आपको पता चल गया कि हमेशा क्या होगा, लिविंग वेज आपकी ग्रेटर देन क्या होगी, मिनिमम वेज। तो अगर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है कि जनरली लिविंग वेज इज ग्रेटर देन मिनिमम वेज और लिविंग वेज इज ग्रेटर देन मिनिमम वेज, ठीक है, तो ये होती है क्यों, क्योंकि यहां पर हम बेसिक के साथ साथ में एजुकेशन और हेल्थ को भी पूरा करना चाहते हैं। अब तीसरा है फेयर वेज का कंसेप्ट। जब हम फेयर की बात करते हैं तो अब एम्प्लॉयर के भी काफी सारे उसके काम, अपना कैपिटल को उसे यूज करना है, रिसोर्सेज को कंस्ट्रेन करना है, इनपुट कॉस्ट को घटाना है, तो उसकी अपने डिफिकल्टीज होते हैं, हर्डल होते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो एक लेवल होता है उसको हम फेयर वेज बोलते हैं कि भाई आपकी मान लिया लिविंग एज यहां पे स्टैंड कर रही है, यहां पे आपकी फेयर वेज है, यहां पे आपकी मिनिमम। तो फेयर वेज क्या है, मिनिमम और लिविंग वेज के बीच के कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसमें क्या है कि हाँ आप फेयरली बेसिक तो कर रहे हैं, उसके साथ में थोड़ी बहुत अगर आपकी एक्स्ट्रा जरूरतें हैं या फिर बाकी सारी चीजें हैं उसको आप फुलफिल कर पाए, बट ये नहीं कि पूरे तरीके से एक स्टैंडर्ड लाइफ जो लिविंग वेज से आप जी सकते हैं वो जी पाए, नहीं, वो नहीं जी पाएंगे, ठीक है। एक है आपका फिर लास्ट जो क्लासिफिकेशन है, स्टारवेशन। आपको स्टारवेशन वर्ड से ही समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्या है, वो बेसिक जो मिनिमम जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसके बेसिक नेसेसिटीज है, उनको भी फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो वो स्टारवेशन वेज है, ठीक है। इसको ऐसे समझ लेना, किसी को आप इतने कम पैसे दे रहे हैं कि वो भूखा ही मर रहा है, ठीक है, तो इट इज लेस देन मिनिमम वेज, सॉरी नॉट ग्रेटर, इट इज लेस देन मिनिमम वेज। तो सबसे कम ये होगी, उसके बाद में मिनिमम वेज आएगा, फिर आपका फेयर वेज आएगा, फिर लिविंग वेज आएगा, ये ऐसे चलेगा। यहां पे आपका लिविंग वेज, यहां पे मिनिमम, सॉरी यहां पे फेयर, यहां पे मिनिमम और यहां पे स्टारवेशन, ठीक है, ये एफ है, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्शन ऑफ वेजेस। टाइप्स ऑफ वेज कितने, देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे लिविंग और मिनिमम के डिफरेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, इन दोनों के कंसेप्ट पे आ सकता है, फेयर वेज का भी कंसेप्ट आप याद रखना, ठीक है। बाकी इस पे ऐसा कोई फैक्चुअल तो क्योंकि क्वेश्चन बनता नहीं है, डेफिनेशन कोई होगी तो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब थोड़ा आ जाते हैं कि इंडिया में जो आपका मिनिमम वेज का कंसेप्ट है, इंडिया में वो कंसेप्शन है क्या, कैसे उसको किया गया। देखिए मैंने आपको फर्स्ट लेबर कमीशन में पहले भी बताया, जो आपका 1969 में जिसकी रिपोर्ट आई थी, 1966 में वो स्टैब्लिश किया गया था। उसने रिकमेंड किया था कि देयर इज नो नीड ऑफ नेशनल लेवल मिनिमम वेज। उसने क्या बोला था कि नेशनल लेवल पे कोई मिनिमम वेज डिफाइन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसकी फिजिबिलिटी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए इंडिया क्या है, इंडिया में डिफरेंट ज्योग्राफीज है, ठीक है। इंडिया में ज्योग्राफिकल रीजन्स आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी उसमें है। आप देखते हैं कि किसी का रहन सहन कैसा है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप हर 50-100 किलोमीटर में वहाँ का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर, बाकी सारी चीज़ें, फूड का देखेंगे आप, पूरा कल्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी पूरी चेंज हो जाती है 100-150 किलोमीटर में इंडिया में, ठीक है। तो इतनी डाइवर्सिटी है, अगर आप एक बार रखेंगे वो फिजिबल नहीं होगा। ये 1969 के कमीशन ने बोला था, फर्स्ट लेबर कमीशन, ठीक है। फिर आपका 1978 है। 1978 में बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी आई, भूतलिंगम कमेटी या भूतालिंगम कमेटी, आप इसको देख लेना, ठीक है, भूतालिंगम कमेटी। तो इस कमेटी ने बोला कि एक क्या होना चाहिए, एक नेशनल लेवल जो है फ्लोर लेवल मिनिमम वेज होनी है। फ्लोर क्यों बोलते हैं? देखिए फ्लोर बोला जाता है कि एक ऐसा लेवल, जैसे फ्लोर क्या होता है, कैसे इस टाइप का एक आपने एक बार खींच दिया, ठीक है, कि इससे कम तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, ये आपने पूरी तरीके से वो कर दिया, ठीक है, सारी चीजें इसके ऊपर रहेंगी, तो ये फ्लोर बन गया, ठीक है। तो नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज होनी चाहिए, ठीक है, टू इंश्योर द यूनिफॉर्म वेज फॉर ऑल वर्कर। इन्होंने बोला कि भाई
कुछ लोगों कुछ पर्टिकुलर रीजन में मान लिया कुछ स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर उन्होंने ज़्यादा वेज कर दी, कहीं पे बिल्कुल ही कम दे रहे हैं, तो अगर आप नेशनल लेवल बार नहीं लगाएंगे तो एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। रीजनल जो डिस्पैरिटी है, रीजनल जो डिफरेंसेस है, जो इम्बैलेंस है, इनइक्वालिटी है वेलफेयर में, वो बना रहेगा। इसलिए आप क्या करिए, नेशनल लेवल की एक नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज लेके आइए। 1978 की एक कमेटी है, भूतलिंगम कमेटी। आपसे पूछा भी जा सकता है किस ईयर में आई, आपसे उसकी रिकमेंडेशन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम विच कमेटी रिकमेंडेड फॉर द नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज, ये कमेटी थी, ठीक है। बट इन्होंने भी नेग्लेक्ट किया अनऑर्गेनाइज्ड और एग्रीकल्चर लेबर को। देखिए एग्रीकल्चर लेबर इंडिया में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मैं आपको बताऊं। अगर कोई किसी को पता होगा कि जो एग्रीकल्चरल लेबर है उनकी कंडीशन की मैं बात करूं, आपका 1-1.5 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं लूंगा, बट अगर मैं बात करूं इंडिया में जो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज़्यादा है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर जो वेज है वो इनफॉर्मली सेट होती है और बहुत मिनिमम वेज पे लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। मैं खुद क्योंकि उस सिस्टम को समझता हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है वो एग्रीकल्चर लेबर का ही एक्सप्लॉयटेशन है, और बहुत सारे उनमें मैक्सिमम एग्रीकल्चर लेबर जो है आज के टाइम में वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ में जो है ईस्टर्न यूपी और जो आपका बिहार स्टेट है वहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेट होके, ठीक है। ये इंटर स्टेट माइग्रेशन भी है और इंटर स्टेट भी है, इंट्रा स्टेट भी है, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट माइग्रेशन भी है और ईस्ट और आपका बंगाल, वो बिहार से बंगाल भी और बिहार से भी बहुत सारे लोग जो है आपका वेस्ट यूपी और आपका हरियाणा और पंजाब यहाँ पे माइग्रेट करते हैं। तो ये दो टाइप का माइग्रेशन है, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट माइग्रेशन। एग्रीकल्चर लेबर के रेस्पेक्ट में अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं और उसमें एक्सप्लॉयटेशन, मेजर मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी ऐसी कंडीशन है कि गवर्नमेंट शुड टेक cognizance of this particular situation and government is taking that also. They are making certain conditions for that कि आपको क्या करना चाहिए। आप कोई भी आपके यहाँ पे लेबर आए तो आप उसको रजिस्टर कराओ, थाने में उसके बारे में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दो, ये सब रूल है बट आदमी फॉलो नहीं करता। इनफॉर्मली इतना है क्योंकि एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी है आप उसको पूरी तरीके से फॉर्मल बना भी नहीं सकते, बट लेबर वेलफेयर वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। लेबर वेलफेयर का एक कंसेप्शन जरूर वहाँ पे होना चाहिए क्योंकि देयर इज ए ह्यूज एक्सप्लॉयटेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। उस पर नहीं जाएंगे, दिस इज ए डिफरेंट टॉपिक। इफ यू सी और यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इन इंडिया देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस मच बेटर। तो यहाँ पर आप आइए 1991 में। 1991 में आपका है नेशनल कमीशन आया रूरल लेबर पे, उसने भी बोला कि नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वाइड डिस्पैरिटी है, डिफरेंसेस है, हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस आउट कब करेंगे आप? बैलेंस कब करेंगे? जब आपका एक नेशनल लेवल इनकम होगा। तो ये भी कमीशन 1991 में आया था, ठीक है। एक आपका फिर 1996 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, देखिए स्टैट्यूटरी बेसिस नहीं था, ठीक है, स्टैट्यूटरी बेसिस अभी भी नहीं पूरी तरीके से थी, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी बेसिस नहीं था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1996 में इसको बनाया, एक पर्टिकुलर जो है मिनिमम वेज फिक्स की। आज के टाइम की अगर मैं बात करूं वो 178 है, आई थिंक यहाँ पे 76 लिखा हुआ है, बट आप एक बार चेक करना, जो आज के टाइम की नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज है वो 178 है, ठीक है। आप उसको एक बार चेक कर लेना, पर वो 178 है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टाइम की नेशनल लेवल जो आपका नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज है, इसका मतलब इससे नीचे तो आप सेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये इंडिया में कंसेप्शन जो इमर्ज हुआ मिनिमम वेज का। और एक्ट आपको पता ही है कि मिनिमम वेज एक्ट आपका कौन सा है, 1948, ठीक है। 1948 का एक्ट है, उसको अलग से भी मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी आते हैं आपका कोड ऑन वेजेस, ठीक है, कोड ऑन वेजेस 2019, और उसी की अब ये सब डेफिनेशन चलेगी। उसमें हम क्लोज बाय क्लोज ये देखेंगे कि आपका जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है
किसी पर्टिकुलर टर्म की, या फिर उसके अंदर जो अथॉरिटीज स्टेब्लिश की गई है, उसके अंदर जो डिफरेंट प्रोविजन दिए गए हैं वो है क्या, चाहे वो वेजेस से रिलेटेड हो, फिक्सेशन ऑफ वेजेस से रिलेटेड हो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड हो स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर अदर अथॉरिटी, या फिर बोनस के रेस्पेक्ट में जो भी पर्टिकुलर प्रोविजन है। ठीक है, टोटल अगर मैं बात करूं कोड ऑन वेजेस, देखिए टोटल भी कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ जाते हैं कि आपको 4 स्टेटमेंट देंगे, उनमें से एक में पूछ लेंगे कि कोड ऑन वेजेस हैज हाउ मेनी प्रोविजंस, तो यहाँ पे ये 69 प्रोविजंस है। एक बार आप जब भी मैं कोई फैक्ट लिखूं खुद एक बार गूगल करके चेक किया करो, उससे आपको याद भी रहेगा, और अगर कहीं पे फैक्चुअल एरर हो रही है वो भी आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 69 आई थिंक सेक्शन है, उसमें हम चलते हैं डेफिनेशन से। तो पहली डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट लेबर की। पहली डेफिनेशन है आपकी कॉन्ट्रैक्ट लेबर की, और ये गिवन है आपकी सेक्शन 2G में, ये भी आप ध्यान रखना। पहली डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट लेबर की, और ये आपके सेक्शन 2G में गिवन है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर हम किसे बोलते हैं? अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब है ऐसा लेबर हु शैल बी डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन टू द वर्क ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट। देखिए इन एस्टेब्लिशमेंट और उसके कनेक्शन में, जैसे आप देखते हैं कि किसी इंडस्ट्री में आप जाइए तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए एसी खराब हो गया, तो एसी खराब हो गया और आप एसी को ठीक कराने के लिए कोई आउटसोर्सिंग करके कुछ बंदे भी रखते हैं। ठीक है, वो वर्क करेंगे अपने पर्टिकुलर लोकेशन में, पर उस कनेक्शन में कि आपके जितने भी एसी रहेंगे उनको सर्विस हम प्रोवाइड करा रहे हैं, उससे वो पूरी तरीके से अटैच होंगे। तो हो सकता है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलर चल रहा है तो वो एक ऐसा रेगुलर बेसिस पे हो, ऐसे भी तो होते हैं ना। ठीक है, तो यहां पे ये क्या कह रहा है कि शैल बी डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट व्हेन ही और सी। देखिए यहां पे हमेशा जब भी आप, अगर आप कोई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं जहां पे आपको लिखना पड़े सब्जेक्टिव, तो हमेशा अपने आप को जेंडर न्यूट्रल बनाइए लिखने में यू शुड बी जेंडर न्यूट्रल। यहाँ पे जैसे ही लिखा हुआ है, ये एक्ट से ही मैं डेफिनेशन लिए, बट हमेशा आप ही और सी अपने आप को जेंडर न्यूट्रल बनाइए। आपको किसी भी तरीके से अपने आप की आइडेंटिटी शो नहीं करनी है, क्योंकि हमेशा ह्यूमन बीइंग क्या होता है, ह्यूमन बीइंग एक आप ह्यूमन बीइंग को यस और नो के पैटर्न में नहीं लेके आ सकते, सब्जेक्टिविटी बहुत इन्वॉल्व होती है। तो अगर आप अपने को न्यूट्रल रख के चलेंगे, जो नेक्स्ट पर्सन जो भी होगा, सामने वाला जो भी होगा, हो सकता है आपकी जो कॉपी चेक कर रहा है वो कोई भी किसी भी जेंडर का हो सकता है, तो आप वहाँ पे न्यूट्रल रहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका वहाँ पे आइडेंटिटी आप हाइड कर रहे हैं, ही और सी। आप हमेशा ही लिखते हैं तो वो क्लियरली बात है। देखिए इससे ऐसा नहीं है कि वो ही लिखने से आपका कोई, बट आपको जेंडर न्यूट्रल रहना चाहिए, स्पेशली अगर आप सिविल सर्विस लिख रहे हैं एथिक्स के पेपर में। बट बाकी भी अगर आप बात करते हैं किसी में भी, मैं आपको कहूँगा जब आप एक पर्टिकुलर नोट लिख रहे हैं थर्ड पर्सन के रेस्पेक्ट में, तो आपको हमेशा ही और सी यूज करना चाहिए। अगर आप खुद ही लिख रहे हैं, ठीक है, आप खुद के बारे में कुछ है या खुद का कोई लेटर, खुद का कुछ है, उसमें तो आप नहीं लिखेंगे ही और सी, आप अपना जेंडर के बेसिस पे चलेंगे। बट अगर आप थर्ड पर्सन के रेस्पेक्ट में कुछ भी लिख रहे हैं तो ही और सी आप लिखो। ठीक है, इन कनेक्शन विद सच वर्क बाय और थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ये मैंने आपको पहले भी, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं एसी के एग्जाम्पल से, कि ऐसा हो सकता है कि जो मेन एम्प्लॉयर है, जो मेन हेड है, जो रिक्रूट कर रहा है, उसको नहीं पता हो कि हमारा एसी कौन ठीक कर रहा है। भाई उसे नहीं पता, उसकी नॉलेज में भी नहीं है। उससे नीचे मैनेजरियल लेवल पे जो लोग हैं, जो मैनेजर्स है, वो हैंडल कर रहे हैं ऑपरेशन। तो ये हो सकता है जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो सैंक्शन करेगा बाद में कि भाई इसने इतना वर्क हुआ तो इसका इतने 1000 का बिल साइन वो ही करेगा, बट उसकी नॉलेज नहीं है कि वो पर्टिकुलर पर्सन वहां पे एम्प्लॉयड है, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन में आएगा। यही मैंने हाईलाइट किया है, यही इंपॉर्टेंट है। विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड इंक्लूड्स इंटर स्टेट माइग्रेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि या तो स्टैब्लिशमेंट में वो पर्टिकुलर जो स्टैब्लिशमेंट है, जो फैक्ट्री या जो इंडस्ट्री है उस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसमें वो काम कर रहा हो,
या फिर उससे रिलेटेड वो कोई काम कर रहा हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, हु इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट लेबर। इसी 2G में ये भी इंक्लूड है कि कौन कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन नहीं होगा? कॉन्ट्रैक्ट लेबर वो नहीं होगा जो रेगुलर एम्प्लॉयड है। जैसे आपने कोई ज्वाइन की रेगुलर बेसिस पे, अगर आप उसके रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन में नहीं आते, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको पीरियोडिक इंक्रीमेंट मिल रहा है तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन में नहीं। बाकी सारी जो चीजें लिखी है आप स्किप करिए, कुछ नहीं पढ़ना आपको यहां पे, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा हूं। ठीक है, आप सिंपल ये पढ़िए कि रेगुलरली एम्प्लॉयड है, दूसरा पीरियोडिक इंक्रीमेंट आपको मिल रहा है। अब वो इंक्रीमेंट आपके पे में भी हो सकता है, आपको सोशल सिक्योरिटी कवरेज भी दिया जा सकता है, या फिर आपको अदर वेलफेयर बेनिफिट भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज है तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन में नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में आपको समझ में आ गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन होगा? जो किसी इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली काम कर रहा हो, या फिर उसके इंडस्ट्री का जो काम है उससे रिलेटेड, उससे कनेक्टेड कोई काम कर रहा हो, और जो एम्प्लॉयर है, मेन जो हेड है, उसकी नॉलेज हो या ना हो, उसको पता हो या ना पता हो कि आप वहां पे काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होगा। बट इसमें कौन नहीं होगा? जो रेगुलर बेसिस पे जो एम्प्लॉई है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं होता। दूसरी चीज, जिसको पीरियोडिक इंक्रीमेंट मिलते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं होता। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका एम्प्लॉय कौन है। हमारा आ गया सेक्शन 2K। सेक्शन 2K बताता है कि एम्प्लॉय कौन है। अगर आप यहां पे डेफिनेशन पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय एक ऐसा पर्सन है। देखिए यहां पर चीज पहले ही इन्होंने एक्सक्लूड कर दी, इन्होंने बोल दिया अदर देन अप्रेंटिस। ठीक है, ये सारी चीजें भी मैं आपको पूरा समझाऊंगा। अप्रेंटिस आप इस टाइप से अभी समझ लीजिए, जो आप एक तरीके से टेम्पोरेरी बेसिस पे या कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप कहीं पे जाके कोई काम सीखना चाह रहे हैं। मैं बहुत लेवल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। आप उस टाइम पे आप पर्टिकुलरली है तो आपने तभी क्या किया है, अपना ग्रेजुएशन या पर्टिकुलर जो कोर्स है वो पूरा किया है। उस टाइम पे आप एक एक्सपीरियंस लेने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए कहीं पे जाके आप एक जॉब करते हैं, एक पीरियोडिक जॉब करते हैं। ठीक है, वो आपका जैसे आप इंटर्नशिप टाइप आप इसको बस समझिए। ठीक है, वो ये है। तो जो अप्रेंटिस है, जो आपके अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंडर जो आते हैं, उसके थ्रू जो इंगेज्ड लोग हैं वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। पहली चीज बस आप याद रखना। ठीक है, इस पूरे एक्ट को मैं बताऊंगा, वहां पे आपको क्लियर डेफिनेशन हर चीज दूंगा। बट एम्प्लॉय कौन होगा? जो एम्प्लॉयड है on wage by an establishment to do any skilled, semi-skilled, unskilled, manual, operational, supervisory, managerial, administrative, technical, clerical work. ठीक है, और for hire or reward whether the terms of employment be expressed or implied. ठीक है, देखिए आपको पता है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में जाते हैं, आप उसके एम्प्लॉय बनते हैं, तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्चुअल आपको एक बॉन्ड दिया जाता है, आप साइन करते हैं, आप उसमें डिफरेंट टर्म्स होते हैं। वो तो हो सकता है कि उसमें टर्म्स एक्सप्रेस्ड हो या फिर इम्प्लाइड हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपके एक्सप्रेस नहीं है, आपको वो बॉन्ड उस टाइप का साइन नहीं कराया गया तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, तब भी आप आएंगे। ठीक है, तो 2K में अप्रेंटिस को छोड़ के बाकी सब। बट कौन इंक्लूड नहीं होता एम्प्लॉय की डेफिनेशन में? सेक्शन 2K, याद रखना आप, सेक्शन 2K, इसमें क्या है आपका एम्प्लॉय की डेफिनेशन। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा? तो उसमें जो आपके आर्म फोर्सेस के मेंबर जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे। दूसरा, उसमें इंक्लूड नहीं होंगे कौन? यहां पे मैं आपको बता दूं, जो आर्म फोर्सेस और जो पुलिस फोर्स होती है, जो प्रिजन से रिलेटेड जो ऑफिशियल होते हैं, जो प्रिजन मैनेजमेंट से, जैसे जेलर की बात होगी, ये सब उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो आर्म फोर्स के मेंबर्स, पुलिस फोर्स के मेंबर और प्रिजन मैनेजमेंट से रिलेटेड जो लोग होते हैं, ठीक है, जो स्टाफ होता है प्रिजन में, चाहे वो जेलर की बात करें या अदर स्टाफ, ठीक है, वो सब एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आएंगे इस पर्टिकुलर एक्ट में। अब एम्प्लॉय हमने देख लिया, अब देखते हैं एम्प्लॉयर कौन है, जो रिक्रूट कर रहा है वो पर्टिकुलर कौन है, ऑर्गेनाइजेशन की जो ओनरशिप लिए हुए। तो एम्प्लॉयर, अब एम्प्लॉयर में ये नहीं है
कि जो हेड होगा, जिसके नाम पे इंडस्ट्री होगी, सिर्फ वो इंक्लूड होगा। यहां पर क्या है, एम्प्लॉयर मीन्स ए पर्सन हु एम्प्लॉयज वेदर डायरेक्टली और whether directly or through any person or on his behalf or on behalf of any person, one or more employees in his establishment, and whether establishment is carried on by any department of central government or state government, the authority specified by the head of such department। बहुत लंबी डेफिनेशन है, आपको नहीं जाना है इसमें, आपको इतना समझना है, कोई भी एम्प्लॉयर हो सकता है, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने एक पूरी टीम रखी है, वो कह रहा है कि आप रिक्रूट करिए, तो जो भी पर्टिकुलर पर्सन, या फिर वो किसी के थ्रू रिक्रूट करा रहा है, वो बोल रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट को असाइन कर दे, बोल दिया, या फिर कुछ ऐसी एजेंसीज होती है जिनको बोल देते हैं आप हमें इतने वर्कर दीजिए, ठीक है, तो वो सब एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आएगा। 2L सेक्शन जो है उसमें एम्प्लॉयर की डेफिनेशन दी हुई है, सेक्शन को याद रखना क्योंकि तीनों ही आपकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर ये जो है एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में, इसको आप याद रखना कि कौन कौन, अब ये सब चीज मैंने जो बोला आपको याद नहीं रखना है, कंफ्यूजिंग है, आपको उसकी जरूरत नहीं है, बट कौन कौन इसमें इंक्लूड होंगे, यहां पर ये 4 लोग दिए गए हैं, इनको आप याद रखना। तो यहां पे 4 लोग दिए गए हैं, इनको आप याद रखना। तो एम्प्लॉयर कौन होगा, इसमें आप याद रखना कि जो अगर फैक्ट्री की हम बात करते हैं, उसके रेस्पेक्ट में फैक्ट्री का जो मैनेजर है वो एम्प्लॉयर होगा। अगर हम बात करते हैं फैक्ट्री से अलग एस्टेब्लिशमेंट की, तो वहां पर भी जो मैनेजर होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या अदर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, जिसको वहां पर अथॉरिटी है कि वो किसी को एक तरीके से एम्प्लॉय कर सके, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर भी आपका एम्प्लॉयर की डेफिनेशन, मैंने क्या बोला कि हो सकता है कि मैनेजर भी बोले कि भाई किसी एजेंसी को आप हमारे कर दीजिए, वो कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसको बोल दे कि आप हमारे लिए 5 ऐसे एम्प्लॉय जो है उनको रिक्रूट कर दीजिए, तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी क्या होगा, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आएगा। फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज, हो सकता है कि भाई किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाती है, एम्प्लॉयर जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी आपका एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आएगा। 4 चीजें आपको याद रखनी है, फैक्ट्री के रेस्पेक्ट में मैनेजर, अदर एस्टेब्लिशमेंट के रेस्पेक्ट में मैनेजर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर एम्प्लॉयर की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट हम वैसे अलग से पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को भी, बट फिर भी यहां पर जो डेफिनेशन है वो आपके सेक्शन 2Q में दी गई है, ठीक है, Q, ठीक है। इसमें जो डेफिनेशन है वो है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा, अब इसमें सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझिए, इससे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से आपसे पूछ तो सकते हैं किस पर्टिकुलर सेक्शन में, मुझे नहीं लगता ये डेफिनेशन यहाँ पे आएगी, क्योंकि इसमें एक जनरल चीज है कि वो डिस्प्यूट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है, जो वर्कर्स हैं उनके बीच में, वो वर्कर्स के बीच में हो सकता है, वो आपका एम्प्लॉयर्स के बीच में भी हो सकता है, ठीक है, और वो किसी भी, देखिए वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉयर्स के बीच में, या फिर एम्प्लॉयर्स वर्कर के बीच में, और वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो कंडीशन है, नहीं, नॉन एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। और यहां पर क्या है कि वो किससे रिलेटेड हो सकता है, वो आपका डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट, टर्मिनेशन, इससे रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरल डेफिनेशन है, जो भी डिस्प्यूट होगा इंडस्ट्री के अंदर उससे पर्टिकुलरली कनेक्टेड, ठीक है। तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, याद नहीं रखना, आपको याद रखना है व्हाट इज इंडस्ट्रियल, इन विच सेक्शन द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज गिवन, ये 2Q में दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं मिनिमम वेज। ये आपका मिनिमम वेज सेक्शन 2S में गिवन है, और यहां पर इन्होंने इसको डिफाइन नहीं किया, इसको बोला है मिनिमम वेज मींस वेज फिक्स्ड अंडर सेक्शन 6। हम सेक्शन 6 को देखेंगे, बट अभी आप देख लीजिए कि इसमें डेफिनेशन दी गई है, बस सिर्फ ये है। तो यहां पर भी आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि मिनिमम वेज का कंसेप्शन किस सेक्शन में, सेक्शन 2 क्लोज S,
2S में मिनिमम वेज है। ये जब MCQ आपको कराऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, एक एक बार सारा कोड देख लीजिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, सॉरी, एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि डेफिनेशन वैसे मैं बाद में बताने वाला था कि इस पर्टिकुलर में डिफाइन नहीं है, बट वेज की डेफिनेशन इसी कोड के अंदर जो सेक्शन 6 था, जो चीज थी वहां पे जो चीजें दी गई है और सेक्शन 2Y में फिर गिवन है, एस में डिफाइन नहीं है, बट वेज की डेफिनेशन है यहाँ पे। मिनिमम वेज की डेफिनेशन नहीं है, देखिए क्लियर, यहाँ पे क्लियरली समझिए, मिनिमम वेज की डेफिनेशन नहीं है, वेज की डेफिनेशन है। मिनिमम वेज को बोला हुआ है जो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग वेज होगी। वेज की डेफिनेशन है 2Y। यहाँ पे मैं बहुत सारे MCQ कराऊंगा आपको, उस टाइम पे आपका पता भी चलेगा कि आपने कितना याद किया, कि वो सिंपल स्टेटमेंट दे सकता है कि इन सेक्शन 2S मिनिमम वेज इज डिफाइंड, या इन सेक्शन 2S वेज इज गिवन। नहीं, मिनिमम वेज गिवन है 2S में, वेज गिवन है 2Y में, और वेज डिफाइंड भी है। यहां पे कंफ्यूजन को यहीं पे दूर करना, मिनिमम वेज का जो कंसेप्शन है वो गिवन है सेक्शन 2S में, और जो वेज का कंसेप्शन है सिंपल, वो गिवन है सेक्शन 2S में, 2S। ये आपका 2S में है और ये 2Y में है वेज का कंसेप्शन। तो मिनिमम वेज तो डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। वेज का कंसेप्शन डिफाइंड है, बोला हुआ है मिनिमम वेज वही है जो हम सेक्शन 6 में फिक्स करेंगे, बट वेज का कंसेप्शन यहीं पे 2Y में डिफाइंड है, ठीक है। अब देखते हैं है क्या ये। तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्सक्लूड की गई है वेज की डेफिनेशन से। 3 चीजें इंक्लूडेड है, वो है बेसिक पे, डियरेंस अलाउंस और आपका रिटेनिंग अलाउंस। ये 3 चीजें हैं, आप ये ध्यान रखना, आप कुछ भी फॉर्मूला बना लेना, बेसिक पे प्लस डियरेंस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस, ये ध्यान रखना। अलाउंसेज अदर भी होते हैं, बाकी बहुत सारे अलाउंस होते हैं, रेंट और हाउस अलाउंस, जो हाउस का जो कंसेप्ट होता है, हाउस अलाउंस का कंसेप्ट वो नहीं इंक्लूड है, सिर्फ रिटेनिंग और डियरेंस अलाउंस और बेसिक पे, ये 3 चीजें। बाकी कुछ भूल जाना, बाकी सारी चीजें भूल जाना, ये 3 याद रखना। अब मैं आपको बताता हूं एक्सक्लूडेड क्या क्या है। एक्सक्लूडेड है ये चीजें, मैंने आपको क्या बताया कि रेंट, कन्वेयंस, ओवर टाइम, ये सारे अलाउंसेज इंक्लूड नहीं है आपकी वेज की डेफिनेशन में। रिम्यूनरेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट, हो सकता है आपको एम्प्लॉयर के साथ आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा हो, कोर्ट में केस आप जीत गए, आपको एक रिम्यूनरेशन देना पड़ गया, वो वेज की डेफिनेशन में नहीं आएगा। कमीशन, कोई कमीशन आपको देना पड़ा, वो नहीं आएगा। ग्रेच्युटी जो आपकी मिलती है, मैंने आपको बताया कि जनरली जो पहला एक्ट था उसमें 5 साल में मिलती है, अभी प्रोविजन चेंज हुए, मैं आपको बताऊंगा। आपने अगर 5 साल काम किया है तो आपको मिलेगा एक पर्टिकुलर अमाउंट। रिट्रेंचमेंट, कंपनसेशन अगर आपको मिल रहा है वो भी इंक्लूड नहीं होगा। अगर कोई अदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि एम्प्लॉयर करता है, कहाँ पे, प्रोविडेंट फंड में, पेंशन फंड में, वो भी किसमें इंक्लूड नहीं होता, वेज में इंक्लूड नहीं होता। ये सारी चीजें क्या नहीं होती, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन वेजेस, ये इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया तीनों टाइप के अलाउंसेस इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ डियरेंस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस जो है वो इंक्लूड होगा, ठीक है। बस उसमें 3 आप याद रखना, बेसिक पे, रिटेनिंग और डियरेंस अलाउंस। अदरवाइज ये तीनों में से कोई ऑप्शन आ जाएगा और आप उसको क्लिक कर दोगे कि अलाउंस तो मैंने पढ़ा था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है वर्कर की, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, यहाँ पे कोड ऑन वेजेस का सेक्शन बाय सेक्शन स्टडी करेंगे, डेफिनेशन खत्म करके, ठीक है। डेफिनेशन इसमें हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हु इज वर्कर,
यहाँ पे आपका सेक्शन 2Z में गिवन है। वर्कर कौन होता है? देखिए एम्प्लॉय और वर्कर का डिफरेंस आप यहाँ पे समझना। वहां पे हमने क्या पढ़ा था? एम्प्लॉय पढ़ा था, बट यहां पर हम क्या देख रहे हैं? वर्कर की डेफिनेशन। वर्कर की डेफिनेशन 2Z में गिवन है। वर्कर की डेफिनेशन 2Z में गिवन है, ठीक है। और वर्कर मींस क्या है? यहां पर भी वर्कर में अप्रेंटिस जो है उसको एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयड है इन एनी इंडस्ट्री टू डू एनी मैनुअल। देखिए यहां पे ये ध्यान रखना, मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल और सुपरवाइजरी। मैनेजर को एक्सक्लूड कर दिया गया वर्कर में। एम्प्लॉय में मैनेजर था। ये मैं एमसीक्यू बनाऊंगा और आपको जब एमसीक्यू आपको मिलेगी और वहां पे सेशन होंगे उसमें ये सारी चीजों के कंफ्यूजन में डालूंगा, जिससे आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैनेजर तो नहीं दिया हुआ, तो मैनेजर को एक्सक्लूड कर दिया गया, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन में वर्किंग जर्नलिस्ट, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय जो होते हैं, ठीक है, ये भी इंक्लूड है। बट बेसिक आप यहां पे रखना कि सुपरवाइजर को इंक्लूड किया गया है, बट उसको भी एक लिमिट तक, अब मैं बताऊंगा आपको, बट मैनेजर एक्सक्लूडेड है। एम्प्लॉय की डेफिनेशन में मैनेजर इंक्लूड था, बट वर्कर की डेफिनेशन में मैनेजर एक्सक्लूडेड है। ये बेसिक डिफरेंस समझना। अब मैं आपको बता देता हूं कि वर्कर कौन नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वर्कर कौन नहीं है। यहां पर आपको पता चलेगा, जैसा कि जनरली एम्प्लॉय की भी डेफिनेशन हमने देखी, तो जो आर्म फोर्सेज होती है वहां पे जो पर्टिकुलर पर्सनल है वो वर्कर नहीं है। फिर आपका जो प्रिजन और पुलिस सर्विस से रिलेटेड जो ऑफिशियल स्टाफ है वो वर्कर नहीं है। और ये मैंने आपको बताया जो कि मैनेजर है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग काम करते हैं वो वर्कर नहीं है। जो मैनेजर्स हैं वो वर्कर नहीं है, ठीक है। और जो लोग सुपरवाइजरी कैपेसिटी में तो हैं, आपने वहां पे देखा, बट एक लिमिटेशन दे दी, जो 15,000 से ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं और सुपरवाइजरी पोजीशन में है वो वर्कर नहीं होगा। सुपरवाइजर्स को जनरली उसमें डाला कि सुपरवाइजरी ऑपरेशन, बट अगर 15,000 से ज्यादा का पर मंथ आप इनकम कर रहे हैं तब नहीं होंगे, ठीक है। तो ये है, तो आप क्लियरली समझ गए। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। हम सेक्शन 3, 4, 5 से जाएंगे, 1 बाय 1 इसको स्टडी करेंगे और हम देखेंगे जो पर्टिकुलर प्रोविजन है आपके कोड ऑन वेजेस 2019, उस प्रोविजन को हम अच्छे से देखेंगे। जितना भी उसमें चाहे वो बोर्ड का स्टेब्लिशमेंट हो या पर्टिकुलर उनकी अथॉरिटी क्या है, वर्किंग कैसे है, आप कैसे अपील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें एनालाइज करेंगे। सो थैंक यू सो मच।